नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। हमने दिल्ली से चल के इस समय नर्मदापुरम में है। नर्मदापुरम का पुराना नाम होशंगाबाद भी था। नर्मदापुरम इसलिए नाम है क्योंकि मेरे पीछे अगर आप देख पा रहे हैं कि नर्मदा बह रही है। नर्मदा जिसके लिए कहा जाता है कि मनुष्यों की हर तरह की प्यास बुझाने वाली नदी। ये जो नौजवान है ये किसान है, जैसा आपने बताया, काश्तकार है। तो क्या खेती करते हैं भाई, ये बताइए। धान की खेती करते हैं। तो धान की खेती जो है, फसल वगैरह ठीक ठाक हो रही है? बारिश आगे पीछे हुई है, कुछ नुकसान तो हुआ है, वो कैसे कहीं पानी नहीं मिल पाया। पानी नहीं मिल पाया टाइम पे? कहाँ से? बारिश से कि सरकार से? सरकार से पानी नहीं मिला। नहीं मिली तो इसलिए पानी नहीं हो पाया। पर सरकार तो भी पूरे में चुनाव है, होर्डिंग लगा दी है पोस्टर की किसानों के लिए। बहुत भी हमारे एक ही जगह सुविधा नहीं होती। हमारे इधर पहले रेगुलर लाट आती थी, लेकिन एक दिन छोड़ के लाट आई, इसलिए फसल में नुकसान हो गए। हमने सुना है पड़ोस के रहने वाले हैं। जी, हम पड़ोस नहीं है हमको। तो क्या लग रहा है? देखिए, दोनों भाइयों को आपने देखा होगा। अच्छी दर है। तो अब तो एक ही घर में दो नहीं को टिकट मिल गया है, तो फिर क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ना है। चुनाव जो है ना भाई, लड़ेंगे। पार्टी तो अलग अलग है ना, कांग्रेस अलग है, बीजेपी अलग है। पर कोई भी जीत जाए, हाँ, सत्ता तो घर में रहेगी। सत्ता घर में रहेगी। वो विकास होगा। विकास हुआ है यहाँ पे? विकास होगा, हुआ है ना विकास। एक ही परिवार के दो लोगों को, बल्कि दो सगे भाइयों को टिकट दे दिया है। भाजपा ने तो सीतारमण शर्मा को ही टिकट दिया, लेकिन कांग्रेस ने हाल ही में भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए उनके सगे छोटे भाई गिरिजा प्रसाद शर्मा को टिकट दे दिया है। यानी कि नर्मदापुरम सीट पे अब दो सगे भाई आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार। पॉलिटिक्स की जो मोटरसाइकिल है, जिसको हम कहते हैं वोटर साइकिल, हमने मध्य प्रदेश के गांव और कस्बों में घूमते हुए मोटरसाइकिल से अभी होशंगाबाद में, जिसको नर्मदापुरम भी कहते हैं, और यहाँ पर घाट से होते हुए हम जो है एक बहुत दिलचस्प कहानी के साथ पहुंचे हैं आपके पास, जहां दो भाई जो है वो आमने सामने चुनाव में। विजय शंकर त्रिपाठी जी हमारे साथ है। आप अभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं कुछ ही समय पहले। पहला सवाल तो देखिए किसी पत्रकार का ही होना चाहिए कि क्या कारण रहे कि आपको पुरानी पार्टी जहां आप इतने समय से तो छोड़नी पड़ी? देखिए, मैं कई बार इस प्रश्न का जवाब दे चुका हूँ, सार्वजनिक तौर पर भी, मीडिया में भी। मध्य प्रदेश को निरंतर दुर्दशा की ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले जा रही है। यहाँ नैतिकता नहीं बची है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है सरकार और प्रशासन। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद बड़े बड़े भ्रष्टाचारी बन गए, व्यवस्थाएं चौपट हैं। प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक, कॉलेज यूनिवर्सिटीज की कोई वैल्यू नहीं है। बेरोजगारी सिर चढ़कर बोल रही है। तो रोजगार के अवसर सरकार खुद सरकारी खाली पदों पर नियुक्तियां नहीं कर रही है। नए उद्योग व्यापार का कोई माहौल नहीं है। इन सबसे ऊपर ये सरकार भोपाल इंदौर रीजन को छोड़ दें तो बाकी पूरे समूचे मध्य प्रदेश से, हमारे नर्मदापुरम से प्रारंभ होकर महाकौशल, विंध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, सबके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। कि एक ही घर है, परिवार है, भाई कोई झगड़ा भी नहीं है, हमको तो नहीं पता चला ऐसा कुछ है। अब एक पार्टी है जिसको आप कह रहे हैं कि भाई ये तो काला कर देती है, भाई आपके भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनके सामने कांग्रेस से खड़े हैं। जब आप ये कहते हैं कि भाजपा इस तरह की पार्टी है, तो यार तो उधर भी जाता है ना, ऐसा तो है नहीं कि। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। हमारे परिवार के संस्कार कैसे रहे हैं, आप थोड़ा सा घूम फिर के पता लगा लीजिए। आप बाहर से आए हैं, दूर से आए हैं। हमारे परिवार में धर्म, नैतिकता हमेशा हमको हमारे माताजी पिताजी ने सिखाया। वो बहुत ही आस्थावान थे। हमारे पिताजी को सार्वजनिक जीवन में भी थे। जी। हम सब भाइयों में वो संस्कार आए। ये जो हमारे भाई विधायक हैं, 1990 से आज तक 5 चुनाव जीत चुके हैं, एक भी चुनाव नहीं हारे। स्पीकर भी रहे। स्पीकर भी रहे। और उनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगा सकता है। और इसीलिए वो उन भाग्यशाली लोगों में हैं जो अभी भी सफेद की सफेद बने हुए हैं और हमारे समान परेशान होकर बाहर नहीं निकले। हम उनकी क्षमताओं के कायल हैं। लेकिन ये नैतिकता की निराशा जो है, ये तो उनको भी होती होगी ना, अगर मतलब आप संस्कारों की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि हम उनकी क्षमता के कायल हैं। कोई भी जिम्मेदार आदमी अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह सकता है, उसको नहीं रहना चाहिए।
बोले कहाँ से? तो मैंने तो सोहागपुर की चॉइस दी थी, मैं सोहागपुर से लड़े था, मैं इस जिले का अध्यक्ष रहा हूँ, मैंने वर्षों संगठन में काम किया है, मैं जिले में कहीं से भी चुनाव लड़ने में सक्षम था, मैंने अपनी चॉइस दी, सोहागपुर दे दो। उन्होंने कहा हम होशंगाबाद से लड़ेंगे। क्योंकि यहाँ से वो कई साल से जीते नहीं है, तो वो तो जाहिर सी बात है चाहेंगे कि उनको सोहागपुर से भी 15 साल से भारतीय जब से बनी है, सोहागपुर सीट 2008 में बनी थी, जी ये 23 आ गया, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हम वहां भी एक कलंक तो होते, यहाँ भी 20 और 30 साल का कलंक धोकर बताएं। तो आप कह रहे हैं कि आप जीतेंगे? हम क्या चुनाव हार रहे अच्छा, टिकट मिलने के बाद दोनों भाइयों की बातचीत हुई इस बारे में कभी बैठ के? नहीं, कैसे होती? वैसे ही हम लोगों में जो आपसी बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, आज भी जो बेईमान लोग हैं वो भ्रम फैला रहे हैं, उनके बारे में भी हमारे बारे नहीं, में लेकिन ऐसे कैजुअल बातचीत तो बैठ के जैसे चाय पे ना खाने पे नहीं, इससे भ्रम बढ़ते हैं जी। इसलिए कोई चाय और खाना तो दूर की बात है, ये जो है ना, ये इससे भी बात नहीं हुई है हमारी। तो आप लोग तो अगल बगल रहते हैं, मतलब आमना सामने तो हो ही जाता होगा। करेक्शन कीजिए, जी यहाँ हमारे बड़े भाई रहते हैं, जी। वो जो अच्छा, छोटे भाई लड़ रहे हैं वो इटारसी वो इटारसी रहते हैं। आखिरी सवाल, आप इतने समय भाजपा में रहे हैं और अब आप ये करप्शन की बात चूंकि कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि लंबे समय से आपको कचोट रहा था अंदर से ये, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा धर्म का मामला है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का, ये इस करप्शन पर एक पर्दा डालने भर की कवायद है छुपाने की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धर्म की राजनीति की है सत्ता हासिल करने की, और अब उनका चेहरा जनता के सामने उजागर हो गया, जनता भी समझ गई है। हम तो बहुत पहले समझ गए थे, जनता भी समझ गई, लेकिन मैंने कहा ना कि ये सफेद कपड़े को काला कपड़ा करने वाली पार्टी है। शिवराज जी जैसों तक को इस पार्टी ने ऐसा कर दिया, धन्य है ये प्रोडक्शन फैक्ट्री राजनीति की। ईश्वर करे कि इसकी दुकान जल्दी बंद हो जाए। होने वाली है बंद? जनता करेगी। मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में तो हो ही रही है इस चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नर्मदा जो है वो केवल ट्रांसपोर्टेशन, फसलों का जीवन और प्यास बुझाने वाली नदी नहीं है। नर्मदा मध्य प्रदेश में एक राजनीतिक नदी हुआ है। लगभग हर राजनीतिक दल के नेता ने नर्मदा का इस्तेमाल किया है अपनी अपनी पॉलिटिक्स के लिए। कभी कोई यात्रा निकाली गई, कभी कोई उत्सव बनाया गया, कभी नर्मदा की पूजा करके कैमरे पे संदेश दिया गया कि बहुत परवाह है नेताओं को नर्मदा की। तो एक नदी जो दरअसल जिसको आप माँ कहते हैं, लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी ने नर्मदा का अपनी माँ का राजनीतिक इस्तेमाल भी कर लिया है। इस वक्त हम इटारसी रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं। इटारसी और नर्मदापुरम दोनों एक विधानसभा सीट है और यहाँ पर हम जानते हैं कुछ लोगों से बात करके कि चुनावी माहौल क्या चल रहा है, किसको जिता रही है यहाँ की जनता, कौन इस बार सरकार बना सकता है, कांग्रेस या बीजेपी। तो हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि कौन जीत रहा है इस बार। वहाँ से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश पे निर्भर है और बीजेपी घोषित होगी वहाँ। बीजेपी जीतेगी आप कह रहे हैं। यहाँ पे दो भाइयों के बीच में टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के, एक डॉक्टर सीताशरण शर्मा और दूसरे गिरिजा शंकर। तो आपको क्या लगता है दोनों भाइयों की वजह से इस बार कुछ चुनाव में बीजेपी का बहुमत ज्यादा अच्छा है, बीजेपी का बहुमत है? काम के तौर पर देखा जाए कि बीजेपी की सरकार अपने साथ रही है, तो क्या काम हुआ है शहर में? मध्य प्रदेश में काफी विकास हुआ है और यहाँ तो गुंडा राज खत्म हुआ है। गुंडा राज खत्म हुआ है, लेकिन अभी भी अगर हम गांव और ऐसे इलाकों में जाते हैं तो सुनने में आता है किसी का मर्डर हो गया, किसी का कुछ हो गया, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। बराबर सीताशरण शर्मा ने, यहाँ के विधायक ने गुंडा राज पे हमेशा कसर और एक बीजेपी ने काफी गुंडा राज खत्म कर दिया है। वही मैं पूछ रही हूँ ना आपसे, उसके अच्छा गुंडा राज के अलावा आपके हिसाब से विकास के क्या मुद्दे हैं जो अपने टाइम में इतने साल सरकार रही, क्या विकास हुआ? विकास में है ना मैडम, इन्होंने काफी बेहतर कई गरीबों को रोजगार दिया और कईयों को नौकरियां मिली हैं शिवराज जी के राज में और डॉक्टर सीतारमण शर्मा के राज में। अच्छा, अब तो शिवराज जो है वो चेहरा भी नहीं है चुनाव का, जैसे हम देख पा रहे हैं। उस बार उनको इस एक तरह से साइड कर दिया गया ना, पोस्टर पे उनको अकेली पिक्चर मिल रही है। शिवराज जी का चेहरा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन है ना शिवराज जी को ही देख के वोट दी जा रही है। शिवराज जी को देख, लेकिन अब वही तो बात है ना कि इस 18 साल के मुख्यमंत्री का चेहरा हटा दिया गया है, तो कैसे शक्ल दिखे अब किस? और आपको क्या लगता है कि कौन अब नेक्स्ट सीएम अगर कोई और होगा तो कौन है? शिवराज जी होना चाहिए। अगर जैसे दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं तो आपको लगता है कि भले कांग्रेस, आप तो कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से जीतेंगे, भले कांग्रेस भी जीत जाए तो एक ही बात है क्योंकि दोनों भाई हैं आपस में। ये भाई के नाते नहीं, ये तो सरकार को किसको चुनना है ये तो जनता के ऊपर पे है और यहाँ से जनता है ना मालूम है 101% यहाँ से बीजेपी सरकार है।
सर हम लोग इटारसी और नर्मदापुरम जो सीट है विधानसभा की, हाँ, तो यहाँ की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है सीट की कि दो सगे भाई जो है, दोनों सगे भाई आए हैं यहाँ पर। हाँ, आमने सामने खड़े हैं, एक बीजेपी के सामने खड़े हैं। आपका पहले तो नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम मुस्तनसिर है। मुस्तनसिर जी जी। आप यहीं पे रहते हैं, पैदाइश है? होशंगाबाद के रहवासी हूँ। तो यहाँ पे दोनों भाई हमारे होशंगाबाद से ही है और दोनों से व्यवहार हैं। अब जो चुनाव रह गया है पार्टी को देख के नहीं, व्यवहार को देख के दिया जाएगा। नहीं, लेकिन अब एक जो है भाजपा में थे, हाँ, अब कांग्रेस में आ गए, सगे भाई है, दोनों का कहना है कि आपस में कोई झगड़ा नहीं है। ये किस तरह का चुनाव है जब कोई झगड़ा नहीं है, कोई बात नहीं है, ये खिलाफ क्यों लड़ रहा है फिर एक दूसरे के? खिलाफ नहीं लड़ रहा है, वो तो सिर्फ राजनीति के अंदर चुनाव के लिए खड़ा हुआ है। उनका सीट लेने का बात नहीं, पर आप ये कह रहे हैं, मतलब ये है कि कांग्रेस भाजपा विचारधारा कोई मतलब नहीं है, सीट बची रहे, परिवार में रहे, ये मामला है। हाँ जी, सीट बची रहा है, यही है आज की धारणा, तो यही है। नहीं, लेकिन फिर इसमें लोग, विचार यही है। नहीं, लेकिन इसमें लोग कहाँ गए? चुनाव तो लोगों के लिए होता है। अब अगर एक ही परिवार के दो लोग हैं और सारा मामला सीट बचाए रखने का है, आप लोगों की बात करते हैं तो लोगों ने तो कांग्रेस को दिया था, तो कांग्रेस को पूरा दिया गया था, लेकिन फिर भी बीजेपी ने ले लिया, तो वो लोग कहाँ रहेगा? पर वो तो गलत हुआ है ना। दिया कांग्रेस को वोट दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी जी। तो आज भी यही है कि आज भी अगर कोई कांग्रेस को दे या बीजेपी को दे, तब तक किसके हाथ जाएगी वो देखना। हो सकता है आज बीजेपी वाले कांग्रेस में आए, कांग्रेस वाले वापस भी बीजेपी में भी जा सकते हैं। तो आपको खंडन तो है, आपका भी डालती है, होशंगाबाद डालती है जगह। यहाँ के मुद्दे क्या है? कोई मुद्दा है कि नहीं है कि सारा वो और सारे मुद्दे हैं साहब। हाँ, मुद्दे में तो क्या है कि यहाँ से बीजेपी कंटिन्यू जीत रही है, उसके बाद में कुछ यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, यहाँ के लोगों को नजरअंदाज किया गया है, क्योंकि यहाँ की पब्लिक बहुत शांतिवादी है और कोई चोहरवादी है, ऐसा कुछ नहीं करती। तो सीतारमण शर्मा तो स्पीकर हुए विधानसभा के, तब भी कुछ काम नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या काम नहीं हुआ? मतलब क्या आप है? सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, क्या नहीं? सड़कें नहीं है, नालियां नहीं है, गाँवों के अंदर सड़कें नहीं है, लोगों को व्यवस्था नहीं दी गई है, पानी की ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। ठीक है, आज नर्मदा होशंगाबाद में पानी दे दिया गया है, लेकिन दूसरी जगह बहुत तकलीफें हैं। व्यापारियों की क्या समस्याएं कुछ है? व्यापारियों की समस्या भी, ट्रांसपोर्टिंग की बहुत समस्या है यहाँ पर, ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है यहाँ पर। इटारसी तो बड़ा स्टेशन है और यहाँ से भी काफी तरह माल जाता होगा। गोकुल से हैगा, ट्रेन का हैगा, लेकिन उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है, टूटा हुआ पड़ा हुआ है, आज कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ बीजेपी की चूंकि सरकार है और बीजेपी की पॉलिटिक्स हम लोग जानते हैं हिंदू मुस्लिम की है, क्या यहाँ भी माहौल बदला है हिंदू मुस्लिम का इस बीच में? नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं, शांति है यहाँ पे, मिलकर यहाँ पे हमेशा शांति रहेगी और आगे भी शांति रहेगी, और बोर्ड भी बहुत अच्छी तरीके से शांति से ही चुनाव निपटेंगे यहाँ पर। बहुत बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, पॉलिटिक्स वोटर साइकिल डायरीज में आज हम पहुंचे हैं होशंगाबाद सीट पे। होशंगाबाद इटारसी एक सीट है। इंटरेस्टिंग बात इस सीट की ये है कि कांग्रेस और बीजेपी से दो भाई कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इस बार का चुनाव। हमारे साथ डॉक्टर सीताचरण शर्मा मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या अभी चुनाव का क्या प्रक्रिया चल रही है और क्या जो इंटरेस्टिंग फैक्टर है इसमें उनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इंटरव्यू के लिए। पहली चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब 2013 में चुनाव हुए थे तो 49,000 के मार्जिन से वोट शेयर से आप जीत गए थे। उसके बाद 2018 में जब हम देखते हैं कि ये मार्जिन ड्रॉप होता है, 15,000 कुछ पे आ जाता है, तो आपको क्या लगता है कि उस वक्त पे जनता नाखुश थी आपके काम से या ऐसा कुछ? ये इतना ड्रॉप, मतलब ये तो एक मैसिव ड्रॉप हम कह सकते हैं, आधा वोट शेयर का ड्रॉप हुआ लगभग। नहीं, ये एक पूरे स्टेट वाइज बात। कांग्रेस 56 से 114 पे आ गई, तो ये सब जगह, कोई हमारे क्षेत्र में हुआ ऐसा नहीं, ये पूरे स्टेट में जो एक वेव थी वो चली। और वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, क्योंकि हमको भी बहुत सीटें मिली, 109 सीटें मिली। परसेंटेज हमारी कांग्रेस से ज्यादा रही जी। पिछली बार 45% मिले थे हमको 2013 में, स्टेट वाइज 45% मिले, और 2018 में हम 41 पे आए। तो कांग्रेस 34 से 40.5 पे पहुंच गई। तो ये एक स्विंग था, और स्विंग इतना कम था कि इसके बाद भी बीजेपी का वोट शेयर ज़्यादा रहा
और हमारी सीट बहुत कम नहीं रही और हमने 9 सीटें 1000 से कम मार्जिन से हारी, तो सरकार भी बन गई। तो एक्चुअली कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, कारण सिर्फ ये है वो स्टेट वाइज स्विंग था। अच्छा, तो इस बार जैसे आपके बड़े भाई गिरिजा शंकर शर्मा भी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट से, तो आपको क्या लगता है वोट कटने के चांसेस इस बार हैं? मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है कि जो अभी जो एक ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड प्रो बीजेपी चल रहा है, और हमें भरोसा है कि इस बार हम 2/3 बहुमत से जीत करके आएंगे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके दोनों भाइयों में आपस में कोई कभी राइवलरी या कभी कोई ऐसा कैसा रिश्ता है, मतलब आपस में? देखिए, 2003 तक मैं विधायक था, 3 बार का था। 2003 में पार्टी ने उन्हें टिकट दी, बीजेपी से दी, हमने कोई दिक्कत नहीं की। 2003 से 2013 वो विधायक रहे, बीजेपी से थे, मैं भी बीजेपी में था, पार्टी ने मुझे दी, उन्होंने कोई दिक्कत नहीं की। सवाल व्यक्तिगत है ही नहीं, हम दोनों ने एक दूसरे के लिए कुर्सियां छोड़ी है। अच्छा, एक और आपकी बात से कि आपने कहा कि आपस में हम भाइयों कुर्सी भी छोड़ दी है एक दूसरे के लिए। इस बार क्या कोई चुनाव से पहले वापस ले रहा है अपना कैंडिडेट? देखिए, मैं तो नहीं ले रहा हूँ, जी। उनकी बात उनसे पूछिए। घोटालों की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं था कि मीडिया घोटाले कौन बाहर ला रहा है, मीडिया ला रही है ज्यादातर तरीके से, बाकी एजेंसियां हैं जो काम कर रही थी। अब तो मीडिया को भी उस तरह से काम करने दिया नहीं जा रहा है, कहाँ से घोटाले भाजपा के बाहर आएंगे? आप 10 साल की सरकार की बात कर रहे हैं। देखिए, ये कांग्रेस लोकतंत्र की बात करती है, जरा सूची उठा कर देख लीजिए कितनी चुनाव चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस ने भंग किया, और कितनी चुनी हुई सरकार को 10 साल में मोदी जी ने भंग किया। लोकतंत्र की बात ये उठा जरूर रहे, इनके समय पत्रकार जेल में थे। आप इस बार अपने पर्सनल ओपिनियन में आप किसको सीएम का फेस, शिवराज को ही मान रहे हैं? नहीं, देखिए, तो लीडरशिप का विषय है। नहीं, आपका पर्सनल क्या नहीं, है? हमारा पर्सनल कुछ नहीं है, हम एक संगठन में काम करते हैं, संगठन का निर्णय ही हमारे निर्णय होगा। अच्छा, इस बार भाजपा कितने वोटों से जीत रही है चुनाव? मैंने जैसा बताया, 2/3 बहुमत से हम प्रदेश में सरकार बनाएंगे। और आप अपने बड़े भाई को कितने वोटों से हराने का प्लान कर रहे हैं? ये प्रश्न जरा नाजुक है, पर हम अच्छे मतों से जीतेंगे, पिछले बार से हमारी लीड ज्यादा रहेगी। अच्छा, मैं आखिरी प्रश्न पे आ रही हूँ। विधायक बनने से पहले आप, मैंने पढ़ा है कि आप काफी सोशल वर्क करते थे। बीइंग अ डॉक्टर आप मतलब फ्री में, मुफ्त में गरीबों का इलाज करते थे। तो अभी वो कर पा रहे हैं या विधायक बनने के बाद वो वक्त नहीं मिल पा रहा है? अब वो वक्त नहीं मिलता, किंतु अब मैं अस्पतालों को सुधार रहा हूँ। तो पहले मैं एक डॉक्टर के नाते 80-90 पेशेंट्स देखता था, अब 800-900 की व्यवस्था कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने की। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि पॉलिटिक्स की वोटर साइकिल डायरी जो है नर्मदापुरम और इटारसी की विधानसभा सीट पर मौजूद थी। हमने वहाँ लोगों से बात की, हम वहाँ के जो कांग्रेस और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनसे हमने खास बातचीत की, उनका इंटरव्यू किया। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये हुई है कि कांग्रेस और बीजेपी के जो भी कैंडिडेट्स इस सीट पर लड़ रहे हैं, होशंगाबाद इटारसी सीट पर लड़ रहे हैं, वो दोनों आपस में सगे भाई हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है इस सीट के बारे में कि बहुत इंटरेस्टिंग एक बात हो गई है, तो आपका क्या नजरिया है इस पे? देखिए, एक बात तो ये है कि हमारी वोटर साइकिल जो है वो खड़ी हुई है, ये जब पहुंची होशंगाबाद, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने ऑब्जर्व की वो ये कि होशंगाबाद इटारसी जो सीट है उसमें एक तरफ इटारसी के लोग हैं जो बड़े अलग हैं, जो बोलते हैं, एक तरफ होशंगाबाद या नर्मदापुरम के लोग हैं जो बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो कैमरा खोलते ही ऐसा लगता है कि हम लोग बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के मेंबर हैं और हम बॉम्ब डिफ्यूज कर रहे हैं और बाकी लोग दूर खड़े हो गए हैं देखने के लिए कि बम कहीं फट ना जाए। लेकिन जो बात आप कह रही हैं कि ये सीट दरअसल वैसे जो है अगर हम देखें तो लंबे समय से एक तरफा रही, क्योंकि सीता शर्मा जो है, जो अभी भाजपा के प्रत्याशी और इनकम्बेंट एमएलए है, सिटिंग एमएलए है, तो वो लगातार जीतते आ रहे हैं। बीच में 2 बार पार्टी ने, भाजपा ने वो टिकट दिया गिरिजा शंकर शर्मा को, जो उनके सगे बड़े भाई हैं, और सीता शर्मा बिना कुछ नानुकुर किए, नाराजगी किए, चुपचाप अलग हो गए। कारण क्या है? वो कारण वही है जो अभी भी इस सीट पर एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि गिरिजा शंकर शर्मा इस बार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस से अपने ही सगे छोटे भाई के खिलाफ प्रत्याशी हैं, लेकिन कारण सेम है। जब गिरिजा शंकर शर्मा को टिकट मिला 2 बार और सीता शर्मा ने शिकायत नहीं की,
फिर सीता शर्मा को टिकट मिला जो स्पीकर भी रहे हैं, और गिरिजा शंकर शर्मा ने शिकायत नहीं की। कारण वही था जो कारण आज है। क्या सीट तो घर में ही आ रही है। सीट घर में ही आ रही है। इंटरेस्टिंग बात लेकिन दूसरी है कि लोग जो हैं वो खुश है परिवार से, इस परिवार से। लोगों के खुश होने के अलावा हमने एक और सवाल जो है, जैसे हम इटारसी और होशंगाबाद हमने पूरा कवर किया, हमने घूमा बाइक से, इनफैक्ट रोडों से। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि विकास अगर 5 टर्म से इन्हीं के परिवार में सीट है, 5 टर्म से कोई ना कोई भाई, 2 टर्म के एक भाई ने जीता, 3 टर्म एक भाई ने, तो आपको क्या दिखा, विकास हुआ है नहीं हुआ है, आपको देख के क्या लगा शहर के हालात? कि एक जगह मुझे विकास दिखा और जोरदार दिखा, वो भाजपा कार्यालय था नर्मदापुरम का। पर दिलचस्प बात क्या है, यहाँ पीछे देखिए एक गाड़ी खड़ी है, मुझे याद आ गया उससे। एमपी के मन में मोदी, चुनाव है मध्य प्रदेश विधानसभा के, मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान है और चुनाव लड़ा जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पे। तो इसमें आप देखिए कि भाजपा जो है वो अपने ही इनकम्बेंट सीएम मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ना चाह रही है। 18 साल से कोई मुख्यमंत्री रहा है, उसका चेहरा साइड कर दिया गया है और अब मोदी जी बीच में ला दिए गए, एमपी के मन में विकास का सवाल पूछे थी कि विकास कितना हुआ है, ये उसका जवाब है। अगर विकास हो गया होता तो इसकी जरूरत पड़ती नहीं। लेकिन होशंगाबाद में विकास की जहां तक बात है, मुझे लग ही नहीं रहा है कि विकास में लोगों को बहुत इंटरेस्ट है। सच बिजली आ ही रही है, खैर वहां पे सड़कें बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। आपने भी देखी, हम लोग तो मोटरसाइकिल से घूम रहे थे, कार वालों को कम पता चलता है थोड़ा। ग्रामीण इलाकों में स्थिति और खराब हो सकती है। पर दरअसल वोट इस पे पड़ ही नहीं रहा है, वोट परिवार को जाएगा। बड़े बर्ताव में बड़े अच्छे, बहुत विनम्र और बहुत सौम्य सुसंस्कृत लोग हैं। भाजपा के नेताओं में तो आमतौर पर कमी दिखता है। आपको कैसा लगा बात करके? आपने इंटरव्यू किया है पटियाला में। जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है कि बातचीत से बहुत विनम्र और एक सभ्य तरीके से, और मतलब एक जैसे बीजेपी की किसी भी कैंडिडेट से वो बहुत कम एक्सपेक्टेशन होती है कि इस तरह से कोई इंटरव्यू में बात करेगा। और हालांकि तब जब हम कठिन सवाल भी उनसे पूछ रहे हैं और वो अपना टेम्परामेंट जो है नॉर्मल रख के ही बात करते हैं। तो पॉलिटिक्स मोटरसाइकिल डायरीज में ये एपिसोड था होशंगाबाद इटारसी विधानसभा सीट से। इसके बाद हम आपको अलग अलग विधानसभा सीटों से जो अहमियत ज्यादा रखते हैं उनकी, और जो एक ग्रामीण इलाके हैं वहां से भी हम आपको कई रिपोर्ट्स भेजते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए मॉलिटिक्स के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए मॉलिटिक्स को और मोटरसाइकिल डायरीज के शो में बने रहिए। और हाँ, मोटरसाइकिल डायरीज हो सकता है जल्दी आपके शहर, गांव और कस्बे में पहुंचे। तो ट्विटर का स्पेस हमारा जो है, ट्विटर हैंडल, वो देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा पहले ही कि हम किस शहर में, किस कस्बे में, किस गांव में, किस विधानसभा सीट पे पहुंचने वाले हैं।